हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 8 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों आपने 10th क्लास में डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपका सेवन चैप्टर था ये 10th क्लास में, अगर आपको अभी तक याद हो तो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें सारा 10th का ही बेस है, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मैं कुछ जो बेसिक फार्मूलाज थे, जो बेसिक कंसेप्ट था, वो फटाफट आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार। उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथ में बुक में आपको दिए हुए हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। तो देखिए, अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। भी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस आपके होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नेगेटिव साइड को हम एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं, ये वाई डैश डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमेशा क्या करना है, आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। आपको इसमें x का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सीसा, और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो जब भी आपसे आंसर पूछा जाए, हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आंसर है आपका वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर पूछा गया है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में यानी एक्स वाई ब्रैकेट लगानी है। इस तरीके से आपको ज़रूर आंसर अपना लिखना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, लेकिन जो आंसर है उसको इस फॉर्म में स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं, तो आपका जो हाफ मार्क्स है एटलीस्ट वहाँ पर वो डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है तो वो किस फॉर्म में है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आता है। इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस वी राइट एज, इसके जो कोऑर्डिनेट है हम ऐसे लिखते हैं x0, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, x एक्सिस मीन्स इस लाइन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लो। मान लो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया मेरा, एक ये A, एक पॉइंट ये हो गया B, एक ये पॉइंट हो गया C। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड भी हम मार्क करें तो भी बात वही है। तो यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट आपका x की वैल्यू 1 थी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 0, इसका कोऑर्डिनेट 3 0, नेगेटिव साइड आएंगे तो -1 0। तो इन सभी केस में हम क्या देख रहे हैं, जो y वाला जो पार्ट है, ये इस y वाले पार्ट में सभी की सभी वैल्यू जीरोज़ हैं। x की वैल्यू डिपेंड करती है कि उस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है। तो जब भी पॉइंट आपको दिया हो कि पॉइंट आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इस फॉर्मेट में आपको दिए हुए हैं। इसमें बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पर लाई करता है, उस केस में जब आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बहुत से बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, इसको आप लिख देते हैं ऐसे y0, क्या y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू लिख दी। नहीं, ऐसे आप गलत लिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमेशा आपको पहले x की वैल्यू मेंशन करनी है चाहे 0 हो, उसके बाद y की वैल्यू मेंशन करनी है। यानी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका गलत है, आपको लिखना चाहिए 0y, क्योंकि जब भी आप किसी भी पॉइंट को y एक्सिस पर लेंगे, मतलब आप इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इस केस में y की वैल्यू हमेशा इन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन x की वैल्यू हमेशा इसमें क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओ सॉरी, नेगेटिव वैल्यू नहीं, 0 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर आप जैसे पॉइंट मार्क करोगे, ये पॉइंट क्या मान लो ये 1 पे है, तो इस पर हम इसको लिखेंगे ऐसे 0 1, इसको लिखेंगे 0 2। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू हमेशा यहाँ पर वो 0 आएगी अगर पॉइंट आपका y एक्सिस पर लाई करता है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अगर आपका पॉइंट ओरिजिन पर लाई करता है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस वाली चीज़ है, इसको बड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, भाई पॉइंट x एक्सिस पर दे दिया, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसमें आप एक्स वाई लेके चलते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको मिल गई। फिर क्वेश्चन में आप आगे जाके फंस जाते हो, वाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब उसके बाद जो फार्मूलाज आपने वहाँ पर पढ़े थे 10th क्लास में, वो फार्मूलाज एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करने की कोशिश करो।
कि कौन कौन से फार्मूलाज आपने यहाँ पर पढ़े थे 10th क्लास में। सबसे पहला जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो फार्मूला था आपका डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला था सेक्शन फार्मूला। मैं भी फार्मूले के नाम लिख रहा हूँ, आप फटाफट क्या करो अपने माइंड में थोड़ा सा उसको रिकॉल करो भी क्या क्या फार्मूले थे। अगर आपको याद आ जाता तो वेल एंड गुड। मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 4-5 फार्मूले आपने पढ़े थे 10th क्लास में। याद आया नहीं आया? कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, लेकिन इस बार आपको अच्छी तरह इनको याद रखना है और जिसको याद आ गया है बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं क्या क्या फार्मूला था। ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर लगाते हैं हम रूट। अगर आप इस फार्मूले को इस तरह से लिख दो x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 फिर इसका होल स्क्वायर, तो भी ये फार्मूला आपका ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फार्मूला आपको लगाना क्या है। मैं बहुत बार क्या होता है कि आप लोग फार्मूला याद कर लेते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता वो फार्मूला एग्जीक्यूट कहाँ करना है। अब वो सीधा सीधा क्वेश्चन में तो ये बताएगा नहीं भाई आपको कि राइट द यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। वो आपको खुद समझना होता है कि कहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है। तो जैसा इसके नाम में है कि डिस्टेंस फार्मूला, यानी जब भी दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। इनके बीच का जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इनकी लेंथ जब भी फाइंड करनी है, जहाँ पर लेंथ वर्ड आ जाए, डिस्टेंस वर्ड आ जाए, दैट मीन्स आपको डिस्टेंस फार्मूला वहाँ पर यूज़ करना है। याद रहेगा। अब उसके बाद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मतलब पार्ट्स करना, कि जब आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 x2 y2 और एक पॉइंट बीच में है, वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट के सेक्शन कर रहा है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं, जो पॉइंट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट जब आपको निकालने होंगे तब आपको यूज़ करना है सेक्शन फार्मूला। अब ये जो पॉइंट P है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम रेशो में लेते हैं कि भाई ये रेशो हो गई m1, ये रेशो होगी m2। अब हो सकता है आपकी बुक में यहाँ पर m1 m2 की जगह mn यूज़ कर रखा हो। सीनियर क्लासेस में आप जाओगे तो m1 m2 बहुत कम यूज़ करते हैं, mn यूज़ करते हैं कि एक पार्ट m हो गया, एक पार्ट n हो गया। बात वही है, अगर आप m1 m2 में कंफर्टेबल हैं वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो ये x है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है m1 इंटू में x2 प्लस m2 में m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला में x की वैल्यू निकालने का, जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है। और ऐसे अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें फार्मूला बनता है m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ही बनता है। सेक्शन फार्मूला में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिफरेंट उसकी जो रेशो है वो डिफरेंट है। अगर ये रेशो सेम हो जाए दैट मीन्स क्या हुआ कि जो P पॉइंट है अगर वो मिड पॉइंट पे डिवाइड करे, यहाँ से ये दोनों पार्ट्स अगर बराबर हो जाए तो उस केस में जो रेशो है ये बराबर हो जाती है। रेशो को बराबर होने से जब आप m1 m2 इनकी जगह 1 1 पुट करते हो तो आपके पास x की वैल्यू सीधी मिल जाती है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ पर मिड पॉइंट की बात की जाए, यानी बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट की बात की जाए, बात वो ये समझने की कोशिश करनी है लैंग्वेज से कि भाई किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पार्ट्स दोनों अलग अलग आते हैं तो सेक्शन फार्मूला, पार्ट्स दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रोइड होता है जहाँ पर ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास करते हैं, ये मीडियन आ गया, ये मीडियन आ गया, ये मीडियन आ गया, तो ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। उसके लिए आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए होते हैं या इनमें से कुछ निकालना होता है। ये तीनों वर्टेक्स हो गए,
तो इसमें जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो इसको भी याद करना बड़ा आसान है, x1 x2 x3 बाय 3। यहाँ पर 2 पॉइंट थे तो 2 से डिवाइड करना, यहाँ पर 3 पॉइंट है तो 3 से डिवाइड करना, याद रखने का तरीका। ऐसे y की वैल्यू निकालोगे आप y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये एक्स वाई क्या है, सेंट्रोइड के क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ऐसे ट्राइंगल के आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, हाफ ऑफ x1 इंटू में, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। मैं पहले ऐसे लिख रहा हूँ, फार्मूला आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको फटाफट याद हो जाए। x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, यहाँ से देखो 1 है तो y की वैल्यू में यहाँ पर 2 आएगा माइनस y3। काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3, फिर 2 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए 3, फिर 1, क्योंकि 3 के आगे 4 तो है नहीं, ये सोचोगे भाई 3 के बाद 4 लिख दो कहीं। अब यहाँ पर 3 है, 3 के बाद फिर यह 1 और यहाँ पर 2। अब क्योंकि जब भी आप एरिया निकालते हो तो एरिया में आपको बताया गया था कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो साइन आता है इसका उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। या फिर आप सिंपली ये करो कि आप यहाँ पर मॉडुलस लगा के चलो। अब क्योंकि आप सीनियर क्लास में आ गए हैं तो आप मॉडुलस का यूज़ करना सीखो। मॉडुलस का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगी। मॉडुलस फंक्शन में आप लोग समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये आपके पास जो 10th में आपने फार्मूलाज पढ़े थे, ये सारे फार्मूलाज एक बार हमने रिवाइज़ कर लिए। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कई हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है इफ़ ए इज़ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि जो एक पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, हुज ऑर्डिनेट इज़ 5, जिसका ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 5। तो अब क्योंकि पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें एक्सरसाइज 17.1, बिकॉज पॉइंट ए लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड इट्स ऑर्डिनेट इज 5, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया। अब क्योंकि ए जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स जो वाई की वैल्यू है वो तो एक्स की वैल्यू है वो तो होगी 0, और जो वाई की वैल्यू वो दे रखी है आपको 5। तो ये आपके पास क्या मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड बी इज द पॉइंट -3 1, और बी आपको दिया हुआ है -3 and 1। कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ए बी के लेंथ हम निकालेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला जो अभी हमने करा, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x2 की वैल्यू क्या है -3 है, -3 माइनस 0 1 माइनस 5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, -3 माइनस 0 -3 आ जाएगा, -3 का साथ साथ स्क्वायर भी कर देते हैं हम, 9 आ गया। इधर 1 माइनस 5 -4 आ गया, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी आ गया √25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी जो इसका डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट लिखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। कहता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 5। ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए पॉइंट कहता है कितना है 1 3, और बी पॉइंट है x7। इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है, यानी जो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा। इस स्क्वायर रूट को आप पहले ख़त्म कर दो, पहले ख़त्म कैसे कर दो, इसका स्क्वायर ही कर दो। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपको ये रूट का लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रूट के अंदर वाला पार्ट है वो लगा देते हैं। x माइनस 1 इसका स्क्वायर, 7 माइनस 3 फिर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a का स्क्वायर -2ab
प्लस में बी का स्क्वायर, इधर 7 माइनस 3। अब इधर भी आपको आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ ध्यान रखना, जब अंदर कैलकुलेट हो सकता है तो वही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ भी आप लगाओ कि भाई ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab कैलकुलेट करो, फ़ायदा है क्या, सीधा करो 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। ये जो 25 है इसको भी इसी साइड ले आते हैं, सबको एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब इक्वेशन क्या बनी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप ऐड करो, 16 प्लस 1 17। अब 25 में से 17 कर दो माइनस, तो कितना आ गया आपके पास -8। अब यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाओ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने पर आपके पास फैक्टर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और सॉल्व करें तो -2, यानी एक फैक्टर हो गया -4 और एक फैक्टर हो गया +2। तो उसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं आपकी, 4b और -2b। समझ आ गई यहाँ तक बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब आप करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या था, फाइंड द एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स x की वैल्यू, ठीक है, एब्सिसा x और ऑर्डिनेट y, एब्सिसा x ऑर्डिनेट y, ध्यान रखना हमेशा। तो एब्सिसा आपसे पूछा है, यानी x की वैल्यू पूछी है, हुज ऑर्डिनेट इज 4, और इसका ऑर्डिनेट आपको 4 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट, वो है आपके पास a मान लेते हैं। इसका एब्सिसा ये पता करना चाह रहा है, और ऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4, एंड इज विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम 50। अब एक दूसरा पॉइंट है 50, ये b ले लेते हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपको 5 दिया हुआ है। तो सेम अभी जो क्वेश्चन अभी ये करके हम हटे हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ भी आप क्या करो, पहले स्क्वायर कर लो, तो ab का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब यहाँ 5 माइनस एक्स और 0 माइनस 4। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे 25, 2ab करेंगे 10x प्लस b का स्क्वायर प्लस 16, और 25 को भी इधर ले आओ, 25 से 25 कैंसिल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 16 के फैक्टर कर दो जिससे 10 आ जाए। क्या क्या हो सकते हैं, एक 8 हो गया और एक 2 हो गया, दोनों के दोनों माइनस में लेने। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आती है। अगर आप चाहते हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ डिटेल में समझाने के लिए, तो बता देना कमेंट बॉक्स में। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको स्प्लिटिंग बहुत अच्छी तरह आती है। तो x की वैल्यू 8 होगी और x की वैल्यू 2 हो गई। तो ये 2 x की वैल्यू हो सकती है, यानी जो एब्सिसा है आपका वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज लेस देन 3 यूनिट। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो क्या कहता है। हाउ मेनी पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स पूछ रहा है कितने पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, आर देयर ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3। ये मान लो, इसको ग्राफ से समझो आप, आराम से समझ में आएगा। पॉइंट है आपके पास 2 3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, मतलब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज लेस देन 3 यूनिट। मैं क्या करता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें करने का कुछ नहीं, बस समझने का काम है। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 3, ये जो डिस्टेंस है कितना है 3 यूनिट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये 3 यूनिट आ गया, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे कितने पॉइंट x एक्सिस पर होंगे जो कि इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस से, जिनकी वैल्यू कम होगी। अब मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट से कम होगी। मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो मेरे को ये देखना है कि जो PA की लेंथ है, क्या ये 3 यूनिट से कम आ सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल बन गया ABP इज राइट एंगल ट्राइंगल,
और उसमें ए पी जो है इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ऐसा ही हो गया ना, जो ए पी है उसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, एंड वी नो दैट, आप ये चीज लिख सकते हैं, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब ये अगर लॉन्गेस्ट है दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी होगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए पी की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। अगर मान लो मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ, मैं चाहे इसकी कितना भी क्लोज चला जाऊँ, दूर जाऊँगा तो नेचुरल बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन आप कितना भी क्लोज चले जाओ रहेगा तो वो हाइपोटेन्यूज ही। अगर वो हाइपोटेन्यूज रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 यूनिट से ज़्यादा ही आएगी। यानी ऐसा कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं है जिसकी वैल्यू इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वैल्यू 3 यूनिट से कम आए। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, या फिर आप लिख सकते हो नल। कोई भी पॉइंट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में कहता है द पॉइंट A03, ये क्वेश्चन 3 हो गया। इसमें पॉइंट A दिया हुआ है 0,3, पॉइंट B दिया हुआ है यहाँ पर आपको -2A, और पॉइंट C दिया हुआ है -1,4। आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A। ये क्या तीनों वर्टेक्स किससे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, जो कि A पर राइट एंगल है, मतलब यहाँ पर राइट एंगल है ये। तो इसके वर्टेक्स हो गया आपके पास 0,3, ये B मान लेते हैं, इसका वर्टेक्स है -2A, और ये C हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया -1,4। फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पाइथागोरस आप लगा सकते हो, तो पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, इसके सामने जो साइड है हाइपोटेन्यूज होगी, यानी BC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो आप जब डिस्टेंस इनका निकालोगे तो आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो BC का आप डिस्टेंस निकालते हैं इसका, तो ये हो गया आपका x2, ये हो गया x1, ठीक है, किसी को भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। -1, और यहाँ पर ऑलरेडी -1, -1 -2, ठीक है, x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी 4 - a, ये तो आ गया आपका BC। AB की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 -2। अब देखो ये जिसको आप माइनस कर रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, यानी जो बाद में आप टर्म लिख रहे हो अगर वो ऑलरेडी माइनस में है तो उसको आप सीधा कर सकते हो ऐसे 0 + 2, 3 - a प्लस में AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू निकालेंगे तो 0, देखो ये फिर माइनस है तो इसको फिर लिख देते हैं ऐसे 0 + 1, 3 - 4, ठीक है। रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर्स यहाँ पर पहले से ही है। तो ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, तो -1 + 2 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर आइडेंटिटी A का स्क्वायर B का स्क्वायर -2AB, 0 + 1 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -1, इसका स्क्वायर भी 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो, A की वैल्यू निकल गई, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, जो A वाली टर्म है एक तो ये होगी -8A, इसको -6A को इधर ले आओ +6A, बाकी देखो ये 1 से इस 1 को भी काट देते हैं, 16 बच गया, यहाँ से 4 + 9 13, 13 + 1 14, 16 को उधर ले जाओ -16, इधर से बच गया -2A, इधर से बच गया -2, माइनस भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, यानी A की वैल्यू क्या आ गई 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में आपसे पूछी गई इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। आपके पास 2 पॉइंट है जिनसे लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर 3 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, दूसरा पॉइंट है आपके पास -7 9, जिनसे आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, और एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 1/2 और 6। अब आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट P है ये AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। अब जब भी आप रेशो निकालना चाहते हैं तो हमेशा हम क्या करें, रेशो को हम मान के चलते हैं कि ये K/1 की में डिवाइड करता है।
अगर आप M1 M2 या Mn लेके चलोगे उससे भी निकल जाएगा, उससे भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब आप रेशो निकालते हो तो उसमें कुछ उल्टा उल्टा हो जाता है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो बेटर आपके लिए ये रहता है कि आप K रेशो 1 से लेके चलोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। अब रेशो निकालने के लिए या तो आपको x का फार्मूला यूज़ करना है या आपको y का यूज़ करना है। डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है। अगर आपके पास यहाँ वैल्यू x और y में से, यहाँ तो खैर दोनों की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ करो, दोनों से रेशो निकल जाएगी। अब यहाँ आप देख रहे हो x की वैल्यू 1/2 फ्रैक्शन में है, तो भैया क्यों फ्रैक्शन वाला पंगा मोल लें, फ्रैक्शन वाले को छोड़ दो, जितना हो सके फ्रैक्शन को अवॉइड करो अगर पॉसिबल है तो हम क्या करें, 6 लेके चलते हैं। तो यानी y का फार्मूला लगा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, y का फार्मूला क्या है, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू तो आपके पास 6 है, m1 हमने k माना है और y2 आपके पास 9 है, तो k इंटू में 9, m2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास 5 है, और m1 प्लस m2 क्या हो गया आपके पास, k प्लस 1। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू के 6k, 6 इंटू 1 6, इधर से आ गया 9k प्लस में 5। के वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, 9k को इधर लाएंगे तो -3k हो जाएगा, 6 को उधर ले जाएंगे -1 आ गया, इससे कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 1/3। यानी जो रेशो है, यानी जो p है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1 और 3, इस रेशो में इसको ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में क्या कहता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस। दो आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट हो गया आपके, इसको मान लेते हैं ए, कोऑर्डिनेट है इसके 2a एंड 4, और ये पॉइंट हो गया आपका बी, इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3b, और जो इनका मिड पॉइंट है वो है आपके पास 1 और 2a प्लस 1, ये p इसका मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट फार्मूला था अब वो आप यहाँ पर लगा दो, क्योंकि यह मिड पॉइंट दे रखा है, p जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, आपके पास जो x की वैल्यू थी ये तो थी x1 प्लस x2/2, और जो y की वैल्यू थी वो थी y1 प्लस y2/2। तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू ये आ गई आपके पास 1, तो x की जगह 1 पुट करो, x1 हो गया आपके पास ये 2a, और x2 हो गया आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ गया, 2a -2, इस -2 को इधर लाएंगे 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, a की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू करते हैं, तो y की वैल्यू क्या होती है, ये जो आपको दिया हुआ है 2a प्लस 1, y1 4 हो गया, y2 हो गया इधर से 3b डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि a की वैल्यू तो आपको मिल ही चुकी है, तो a की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, 2 इंटू में 2 प्लस 1, यहाँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया आपके पास 5 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 4 इधर आएगा माइनस हो के 6 हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 2। तो a की वैल्यू भी आपकी 2 आ गई और b की वैल्यू भी 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6 क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है इसने, उसमें कहता है द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर आर दिस एंड दिस। यानी एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स आपको ऑर्डर में दिया है। ऑर्डर में देने का मतलब है अगर पहला पॉइंट आपने ए लिया है तो दूसरा बी हो गया और तीसरा सी हो गया, बीच में स्किप नहीं करना। तो आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और इसके जो वर्टेक्स है 3, एक तो हो गया -1 1, दूसरा वर्टेक्स हो गया 3 1, तीसरा वर्टेक्स है 2 2, और जो चौथा वर्टेक्स है वो आपको निकालना है। इसको मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। ये आपका a था, ये b था, ये c था और ये d था।
अब इसमें आपको क्या करना है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कौन सी वाली लगानी है आपको, डायगोनल वाली लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल की प्रॉपर्टी लगाओ कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान है ना ये प्रॉपर्टी। तो डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट आप निकालोगे या इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालोगे तो दोनों सेम ही जगह लाई करेगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। यही मतलब हुआ इसका। अब AC का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो AC में देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आ गया AC के मिड पॉइंट। ऐसे ही आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर BD के कोऑर्डिनेट निकाल दो। BD के क्या बनेंगे, अगर आप इसको x1 ले रहे हो तो ये x2 हो गया, यानी x1 प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब क्योंकि इन ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हैं, वो हम पहले बता के चल रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके कोऑर्डिनेट भी बराबर हैं भाई। अगर कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं कोई भी दो, अगर मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई XY 2 3 के बराबर है, सपोज मान लो मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 के, और जो y की वैल्यू है 3 के बराबर है। ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो x के प्लेस पर है वो ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया। ठीक है, उधर तो ये सेम ही रहना है अभी, वहाँ पर तब सिंप्लीफाई नहीं होगा अभी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल्स टू x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और जो y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू 3/2 है और यहाँ पर y की वैल्यू y1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दो, 3 को यहाँ लाके माइनस करो, तो आपकी x1 की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। सेम यहाँ पर करो, 1 इधर आएगा तो y1 की वैल्यू आ गई 2, x1 आ गया आपका -2 और y1 की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको एक पैरेललोग्राम ही दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है द 2 वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 2 एंड -1 0। पैरेललोग्राम के जो 2 वर्टेक्स हैं वो आपको 3 2 दिया हुआ है एक तो वर्टेक्स, इसको मिटा देते हैं हम, जो वर्टेक्स हैं आपके, ये प्रॉपर्टी तो हमें यूज़ करनी ही है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको कह रहा है कि जो 2 वर्टेक्स हैं आपके वो है एक तो 3 2 और दूसरा वर्टेक्स हो गया -1 एंड 0। इसको B मान लेते हैं, C हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और आपसे ये बोलता है कि एंड इट्स डायगोनल मीट एट 2 - 5, जो इसके डायगोनल है वो यहाँ पर मिल रहे हैं 2 - 5 पर। अब यहाँ से अगर आप सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि जो इसके डायगोनल हैं इसके डायगोनल हैं दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट बराबर है। तो आप मिड पॉइंट निकाल लो, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे आएगा 3 प्लस में x1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस में y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं, -1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। अब भाई ये भी तो मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट तो आपको दे ही रखा है 2 - 5, यानी यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ भी x की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है। y की वैल्यू क्या है, -5, यानी ये वैल्यू -5 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी -5 के बराबर है। बस इनको बराबर पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो, इसको 2 के बराबर रखो,
इसको -5 के। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, तो x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। यहाँ से करेंगे 2 + y1 -10, y1 की वैल्यू आ गई -12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस में x2/2 = 2, इसको इधर ले जाओ तो x2 की वैल्यू आ गई आपके पास 5, और 0 प्लस में y2/2 = में -5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -10। तो आपके पास जो वर्टाइसिस हैं वो क्या आ गए, वर्टाइसिस आर, एक वर्टाइसिस तो ये आ गया 1 -12, दूसरा क्या आ गया 5 और -10, बीच में यहाँ पर एंड लगा दो, तो ये दो वर्टेक्स आपके पास आ जाएंगे, 1 -12 और 5 -10। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 में कहता है 4 -3 एंड -9 7 आर टू वर्टाइसिस ऑफ ए ट्राइंगल हुज सेंट्रोइड इज 1 4। आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, एक 4 -3, दूसरा है -9 7, तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, ठीक है। इसका जो सेंट्रोइड है वो आपको दे रखा है 1 4, सेंट्रोइड होता है जहाँ पर इसके मीडियन तीनों मिलते हैं, ये दिया हुआ है हमें 1 4, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए अब सिंपल क्या करना है, सेंट्रोइड वाला फार्मूला लगा दो, बड़े आराम से निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या थे आपके पास, कि जो x की वैल्यू थी वो थी x1 x2 एंड x3 डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू क्या थी y1 + y2 प्लस में y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको बस क्या करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को पुट करना है, पुट करके क्या करना है आपको, बड़े आराम से आपका आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ देखो x और y क्या थे, जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी ये वैल्यू वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। इक्वल्स टू x1 हमने ये ले लिया है, x2 आपके पास हो गया 4 और x3 हो गया -9 डिवाइडेड बाय 3, इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, इधर से x1 -5 को इधर लाओ, x1 की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से ऐसे यहाँ से करो, y1 तो ये हो ही गया, y2 दिया हुआ -3 और y3 दिया हुआ 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 = 12, y1 प्लस में 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, y1 की वैल्यू आ गई 8, तो x1 भी 8 आ गया और y1 भी 8 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टाइसिस, ये आ गया 8 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि वो पहले पार्ट में पॉइंट रेक्टेंगल के हैं, दूसरे पार्ट में कहता है चेक करना है पॉइंट स्क्वायर के हैं। तो 8 का फर्स्ट पार्ट, तो पॉइंट है आपके पास 2 -2, और बी वाला जो पॉइंट है यह है 8 4, फिर 5 7, और सी में हो गया आपके पास -1 1 डी। तो ये 4 पॉइंट आपको दिए, कहता है कि शो करो कि ये रेक्टेंगल के वर्टाइसिस है। अब रेक्टेंगल के वर्टाइसिस निकालना हो या स्क्वायर के या पैरेललोग्राम के या रोम्बस के, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता है तो बड़े आराम से निकाल दोगे। 10th में आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे ऐसे। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर इसके अपोजिट साइड बराबर आ जाए, ये साइड इसके बराबर आ जाए, ये साइड इसके बराबर आ जाए, अगर हम ABCD लेते हैं, अपोजिट साइड अब पैरेललोग्राम की बराबर होती है और रेक्टेंगल की बराबर होती है, तो हमें पता कैसे चलेगा रेक्टेंगल है या नहीं, उसके लिए आपको डायगोनल और निकालना पड़ेगा, ये AC और BD। रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, तो अगर अपोजिट साइड बराबर आ जाए और दोनों डायगोनल आपस में बराबर आ जाए तो वो रेक्टेंगल है, और सिर्फ अपोजिट साइड बराबर है, रेक्टेंगल बराबर ना आए तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि पहले AB निकालते हैं। AB का डिस्टेंस फार्मूला लगाया 8 -2, इसका स्क्वायर करेंगे 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो जैसे पहले समझाया था प्लस में हो जाएगा, ये 8 -2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36, 72, 72 के पेयर बनाओ, पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 6 × 6 × 2, तो
तो ये आ जाएगा 6√2 यूनिट। ये आ गया आपके पास किसकी लेंथ, ए बी की लेंथ। अब आप निकालो बी सी। बी सी के लिए 5 - 8 7 - 4, तो ये 5 - 8 -3 आ गया, -3 का स्क्वायर, ये भी 3 आ गया इसका स्क्वायर, 18 के पेयर बनाएंगे, 3 × 3 × 2, तो ये आ गया 3√2 यूनिट। अब निकालो आप सी डी। ठीक है, सी डी गाने वाली सी डी नहीं, ये वाली सी डी निकालनी है। -1 - 5 -1 - 5 1 - 7 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी -6, इसका स्क्वायर 36, 36 36 सेम है, यानी ये आ जाएगा 6√2। उसके बाद आप निकालो ए डी। ए डी के लिए क्या करना है, इन दोनों के पॉइंट लेने, -1 - 2 1 + 2 -3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 सेम आ गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आ गया 3√2। अब यहाँ से आप देखो कि जो अपोजिट साइड है वो तो बराबर आ गई, ए बी और सी डी बराबर आ गई, बी सी और ए डी बराबर आ गई। अब अपोजिट साइड बराबर होगी तो यहीं पर नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि अभी ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें डायगोनल और निकालने हैं। डायगोनल निकालेंगे ए सी। ए सी में क्या होगा, 5 - 2 7 + 2, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 49, और 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 90। 90 के अगर हम पेयर बनाएंगे तो पेयर नहीं बनेंगे मेरे ख्याल, ठीक है, कंप्लीट पेयर नहीं बनेगा। क्या क्या हो सकता है एक बार बना के देख लेते हैं। 5 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, बन गया, इसका पेयर बन गया। तो जहाँ पर देखो पॉसिबल है पेयर बनाना, वहाँ पर पेयर ज़रूर बनाओ आप। तो ये आ गया आपके पास 3√10। अब आप निकाल के देखो बी डी इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, बी डी निकालते हैं, -1 - 8 1 - 4, तो ये -9 - 9 का स्क्वायर 81, -3 इसका स्क्वायर 9, 90 आ गया, 90 मतलब वही आएगा 3√10। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके जो डायगोनल हैं वो भी बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी सी डी है वो हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, समझ आ गई बात। अब सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, उसमें भी आपको ऐसे ही 6 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसान होते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन करोगे फटाफट कैलकुलेशन होती जाएगी। अब स्क्वायर में क्या होगा, जो आप ये चारों साइड निकालोगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों साइड आपस में बराबर आ जाएंगी और उसके डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर है। क्योंकि जब स्क्वायर की आप जब शेप बनाते हो तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो पता ही है डायगोनल भी बराबर होते हैं, ये भी हमें पता है। अगर इसके डायगोनल बराबर ना हो, सिर्फ चारों साइड बराबर हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो यहाँ तक क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और चैनल आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।